नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड का हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज हम इस प्राइम टाइम डिबेट शो में बात करेंगे भारत के खिलाफ विदेशी ताकत किस तरीके से काम करती है, कैसे भारत के खिलाफ ये विदेशी ताकतें अपना शाम दाम दंड भेद लगा करके भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है। और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है और बहुत पहले से, जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद से ही लगातार ये विदेशी ताकतें भारत को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। भारत पर कई बार आप देखिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान के तौर पर हो या फिर अलग अलग तरीके से जात पात डिवीज़न करके पहले अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से आप देखिए देश में उन्होंने देश को गुलाम बनाया, साथ ही जिस तरीके से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया, उसके बाद भारत पर उन्होंने कब्जा किया। जब हमारे देश में इस्लाम आक्रमणकारी जब वो लोग आए तब उन्होंने कैसे अपने छोटे छोटे मतलब के लिए कैसे फूट डाला। अब ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स है, यानी कि ये तो उदाहरण है, लेकिन जिस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में लगातार जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार एक पर एक जिस तरीके से विदेशों से लगातार, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में हो या फिर अलग अलग जो मीडिया हाउसेस हैं उनके रिपोर्ट्स हों, इसमें सबसे पहले नाम हिंडनबर्ग का आता है। अपने हालिया समय में हिंडनबर्ग का नाम खूब सुना होगा, जो कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और जिन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने कहा कि किस तरीके से शेयर में हेरफेर करके अडानी ग्रुप ने अपने शेयर्स को मतलब नंबर 3 के पोजीशन पर गौतम अडानी पहुंचे हैं। ये सिर्फ एक बार का मामला नहीं है। अभी परसों ही राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में द गार्जियन का हवाला देते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा एडिटोरियल जो ब्रीफ होता है वो दिखाया, जिसमें बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो किसी भी एक टॉपिक पर लिखते हैं। अब ऐसे में ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये आज का नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और ये दिखाता है कि कैसे विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ एजेंडा रचती हैं, कैसे ये विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ एक सूत्र में एक लय में बंधकर भारत को आगे जाने से हमेशा पीछे ढकेलती हैं। अब ये एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, आपको स्कूल में हम सब पढ़े हैं, ऐसे में आपने एक बच्चा अगर आगे निकलता है तो दूसरा उसके पैर खींचने में आसपास जो साइड वाले बेंच पे बच्चा बैठा होता है वो लगा हुआ होता है। अब ऐसे में इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और खबरें आ रही हैं उससे लेकर फिलहाल यही हो रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव है और देखिए ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के भी अब लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द तमाम जो तार हैं वो बुने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो विदेशी ताकत है वो ये चाहते ही नहीं है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटें या किसी भी तरह से देश की तरक्की हो। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों को हमने बुलाया है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि आखिर ये जो ताकत है वो कैसे काम करती है। विदेशी ताकतें हैं जो भारत के लिए आखिर इस तरह से रणनीति कैसे तैयार करती है, पृष्ठभूमि कैसे तैयार करती है, कैसे तमाम साजिशों का ताना बाना बुनती है। छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट में आगे। आजादी के बाद से भारत के खिलाफ विदेशी ताकतें लगातार साजिश रचने का काम करती रही हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है कि विदेशी ताकतें भारत की छवि को धूमिल करने का काम करती रही हैं। ये सिर्फ आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है बल्कि इतिहास के पन्नों में भी विदेशी ताकतों का जिक्र करती हैं। आज की तारीख में भारत उभरते विश्व को पछाड़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। साथ ही अब भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी की बात करता है। ये सब दुश्मन देशों को नागवार गुजरती है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो शुरुआत से ही, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो या फिर वेदांता, इन तमाम भारत की आर्थिक शक्तियों के खिलाफ विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। ये भारत विरोधी ताकतें भारतीय संस्थानों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़काने और देश को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। 2 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है उसने
अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। लगातार इस तरह की खबरों से लोग विदेशी दुश्मनों को समझ नहीं पाते कि कोई भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। पहले भी विदेशी शक्तियों ने भारतीयों की कमजोरियों को जानकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाया। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इस्लामी आक्रमणकारी हो या ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी के साथ जात पात, हिंदू मुसलमान, उत्तर दक्षिण के बीच भेदभाव की पहचान करवाई और फूट डालकर राज किया। अंग्रेजों ने हमारी कमजोरियों की पहचान कर भारत में ऐसी खाई पैदा की जिससे अमीर होते गए और गरीब होता गया। इसीलिए अंबानी से लेकर अडानी और वेदांत को लेकर भारतीय बड़े व्यापारों पर हम लोग की एक बड़ी चेन दिखाई पड़ती है। विदेशी ताकतें इन बेहद कामयाब भारतीय संस्थानों के खिलाफ लोकप्रिय गुस्सा भड़काने और नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। इन सबका टारगेट 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारत में बड़े पैमाने पर जनमानस को भड़काना, लोगों में गुस्सा पैदा करना इसका मुख्य काम है। और किसी भी तरह से पीएम मोदी को 2024 में सत्ता में वापस न लौटने देना इनका मुख्य काम है। गौरतलब है कि आने वाले G20 शिखर सम्मेलन में बदनामी अभियान के लिए और भारत के उत्थान को रोकने के लिए विदेशी ताकतें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। लगातार विदेशी ताकतें देश में विदेशी पोषित फर्म को फंडिंग करके भारत को बदनाम करने की फर्जी समाचार को बढ़ावा देती हैं। इनका मुख्य मकसद है भारत को निशाना बनाना, पीएम मोदी को कमजोर करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और इस पर आघात करना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो एक छोटी सी कोशिश जहां हम आपको समझा पाएं कि आखिर चल क्या रहा है। ऐसे में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है। एक निजी मीडिया हाउस ने इस पर एक आर्टिकल लिखा जिसे उन्होंने रीट्वीट किया है। वो अपनी बात कहती हैं और देखिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि देश का सरूख बढ़ रहा है, रुतबा बढ़ रहा है। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए बड़े पैमाने पर बड़ी जो विदेशी ताकतें हैं वो देश में आक्रोश और जो गुस्सा है वो पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में सत्ता में ना लौटने देने की ये साजिश है। कहा यह भी जा रहा है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन किया जा रहा है, इसलिए बदनामी अभियान के लिए और भारत के शानदार उत्थान को रोकने के लिए सही अवसर ये पूरा का पूरा जो है जो विदेशी जो ताकतें हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों द्वारा जहां जिन आउटलेट्स को, जो विदेशी आउटलेट्स उन्हें फंड किया जाता है और वो फर्जी समाचार इस तरह जो होते हैं, इस तरह के उन्हें बढ़ावा देते हैं कि वाकई भारत ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन इन सब में जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, वो ये कहता है कि इंडिया इंक को निशाना बनाकर न केवल प्रधानमंत्री को कमजोर कर रहे हैं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी कठोर आघात कर रहे हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हम तमाम मेहमानों को मिलवा देते हैं आपसे कि आखिर कौन है वो लोग जो देश के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं और कौन वो विदेशी ताकतें हैं जिनकी आंख में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खटक रहे हैं। विनीत गोयनका स्वागत कीजिए, नेता बीजेपी के हमारे साथ स्टूडियो में। चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस के हमारे साथ स्टूडियो में। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर मनोज एडिटर इकोनॉमी इंडिया थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत विनीत गोयनका नेता बीजेपी के। और लगातार जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में हमने खबरें देखी हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी की रिपोर्ट हो या फिर राहुल गांधी परसों द गार्जियन अखबार का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि देखिए क्या छपा है देश में, क्या चल रहा है। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंड करते हैं, ये वो लोग हैं जो देश की सत्ता को फंड करते हैं। अब ऐसे में आज आर्टिकल भी छपा है जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करती हैं, वो ट्वीट करती हैं और वो कहती हैं कि देखिए चल क्या रहा है। अब इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये आज की बात नहीं है। जब भी भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जब भी भारत अपने पांव चांद और सूरज तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तब ये विदेशी ताकतें भारत को पीछे ढकेलने का काम करती है, चाहे उसके लिए जरिया कोई भी हो, कोई भी फाइनेंशियल एंटिटीज हो, चाहे वो अंबानी हो या फिर अडानी हो या फिर वेदांता हो। क्या कहेंगे? आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। ये बहुत पुराना तरीका है जिसको नॉन काइनेटिक वॉरफेयर भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर कोई बम धमाका नहीं होता है, कोई खून खराबा नहीं होता है, ना कोई आवाज़ होती है, लेकिन आपको नुकसान पूरा करने की कोशिश की जाती है।
सत्य, अर्धसत्य, माना व सत्य व झूठ, इसका सहारा इसके अंदर लिया जाता है। और ये करने वाले दो लोग होते हैं, एक विदेशी ताकतें होती है और दूसरा आता है जिसे कहा जाता है एनिमीज विद इन। ये दोनों मिलकर करते हैं। करने का कारण क्या होता है? तो स्वार्थ होता है। विदेशी ताकतें का स्वार्थ ये होता है कि आपके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपके यहाँ पे जो इंडस्ट्री बन रही है, उसको रोका जाए, आपकी प्रगति को रोका जाए, आपका नाम बदनाम किया जाए। और आपके जो एनिमीज विद इन होते हैं, उनके कई कारण होते हैं। एक कारण हो सकता है कि वो सत्ता में आना चाहता है, तो इसलिए सत्ताधारी पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करे। दो हो सकता है कि उसे कहीं से फंडिंग मिली होती है, पैसा मिला होता है, उसका कोई हित होता है। और तीसरा, कई बार ये फिलोसॉफी के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये जो विशेष कारण होता है, हमने देखा कि 2 बार हुआ है। दिल्ली में जब ट्रम्प साहब आ रहे थे, तब भी दंगे कराने की कोशिश की गई, और अब जब G20 हो रहा है, तब भी जानबूझकर इस तरह से अनारगल बका जा रहा है। ये करने के पीछे का 2 कारण है। एक, मोदी जी ने जो गत 9.5 साल में काम किया है, उसको कम दिखाने की कोशिश, कम आंकने की कोशिश। 2, ये बताने की, देखिए कितनी तकलीफ हो रही है, कहाँ पे ही है। थोड़ा तेज बोलेगा विनीत जी, थोड़ा तेज। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान ने जो पिछले 9 साल में प्रगति की है, उसको कम आंकने के लिए। 2 दिन पहले ये जो आया था कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7.8% हुआ है, 7.8% हुआ, जबकि अमेरिका का और चाइना का बहुत कम हुआ है। इसके कहीं ना कहीं तो उनको दुखता होगा, कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी। इस तकलीफ को एनिमीज विद इन, देश के अंदर के जो दुश्मन है, उनको साथ में लेकर ही विदेशी ताकत जो होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी ने समझ लेनी चाहिए। एक पुरानी पार्टी से है, हाँ, ये हो सकता है कि आज उनका अस्तित्व बहुत डावाडोल है, लेकिन उन्होंने इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। और ये, इसको एक और चीज़ इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट मैन सिंड्रोम। ये जो बार बार विदेशी लोगों का जो सहारा लेते हैं, यानी एक न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं जो विदेश में छपता है, वो अरविंद केजरीवाल जी है, वो भी बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लेते हैं। इनको हिंदुस्तान के कोई न्यूज़पेपर नहीं मिलता है क्या कि जिसके बारे में चर्चा करें, उसके चर्चा करने के लिए उनको कहीं मौका नहीं मिलता है क्या? तो ये व्हाइट मैन सिंड्रोम है। विदेशी लोग ज़्यादा पसंद है, देशी लोग कम पसंद है। इसरो का जब चंद्रयान जाता है, तो वो किसी ने लिखा कि भाई अब चंद्रमा पे भेजने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है। भाई ये भी तो चर्चा करिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये भी तो बात करिए कहीं पे कि भाई 9.5 करोड़ गैस सिलेंडर दिए गए और 75 लाख और 9 सिलेंडर दिए जाएंगे। करीब 9-10 करोड़ टॉयलेट्स दिए गए मुफ्त में। मनरेगा के नीचे काम किया गया। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जानबूझकर आपको राह से भटकाने के लिए, विषय को हटाने के लिए। और एक अंत में 2 लाइन में आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला है जिसके अंदर भारत जो है वो 80वां नंबर, 100वां नंबर ऐसे कुछ बताया, लेकिन हंसी की बात यह कि उसके अंदर अफगानिस्तान हमसे आगे है। अब ये उनका इंटेंशन देखिए कि करते समय वो ये भी बुद्धि नहीं लगाते हैं कि झूठ भी अगर बोलना हो तो थोड़ा तरीके से बोले ताकि हम लोग उसको मान तो ले। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया पर राज किया, ये दुनिया को अपने गुलाम समझते हैं, उपनिवेशी काल से आते हैं, उपनिवेशी मानसिकता से आते हैं। तो इन लोगों का हमने विरोध करना चाहिए। और राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि देश में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में, एक ऐसा इंडस्ट्री जो काम कर रहा है उसके बारे में जब वो चर्चा करते हैं तो थोड़ी जवाबदारी से करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, एक बार जल्दी से हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं। चंद्रमोहन जी, जैसा कि विनीत जी बता रहे हैं और जैसा कि मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा है, शो की शुरुआत में भी कहा है, मैंने ये भी कहा है कि हमारी तरफ से भी आर्टिकल्स आने लग गए हैं कि भाई ऐसा सिर्फ अभी 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही ना देखा जाए। इससे पहले का भी जो टेन्योर रहा है 2014 के पहले, उस समय भी जब अंबानीज देश में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हुआ करते थे, तब भी विदेशी ताकतें इस तरह की चीज़ें करती थी, चाहे वो अंबानी के लिए हो, अडानी के लिए हो या फिर वेदांता जैसे बड़े संस्थानों के लिए हो। अब ऐसे में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद भी जैसा कि अब यहाँ आर्टिकल में लिखा है कि अंग्रेज़ों ने बड़ी ही चतुराई से ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, हिंदू मुसलमान, उत्तर दक्षिण, ये सब किया ताकि उन्हें पता था कि यही करके हम फूट डालेंगे और राज कर पाएंगे। क्या अब इस तरह की नीति और रीति से हमारे देश के जो राजनेता हैं वो इनके चक्करों में फंसकर फिलहाल जो देश में हो रहा है, जो विकास की चीज़ें हो रही हैं, उनका हवाला देते हुए इन्हें रोकने की कोशिश करें? उनको समझ नहीं आता कि हमारा देश आज जो भी कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कम से कम इन बाहरी अखबार वालों को तो धड़ल्ले से ये सब लिखने का अधिकार नहीं है, जो कि अपने देश में कभी झांक कर नहीं देखते कि उनके देश में गरीबी का रेट कितना है। देखिए, बिल्कुल आपकी सारी बातों का जवाब देना लाजमी भी है। और मेरे जो मित्र आज भाजपा के बैठे हैं तो बहुत अच्छी डिबेट के साथ शुरुआत करी है, उन्होंने अपने तर्क रखे हैं और मैं बड़ी साधारण तरीके के साथ बात रखूंगा ताकि आपके व्यूअर्स को भी बात समझे। इन्होंने एक बात बोला, बहुत पुराना तरीका है,
हर चीज एक्सपीरियंस से आती है, सीखी जाती है। बहुत पुराना तरीका है। किसका तरीका था? 70 साल में विपक्ष में कौन था? आप था। और जिस तरीके को आज आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो वो तो तरीका आपका था। जब 70 साल की सरकारें काम करती थी तो उस सरकारों के आपके जो दिवंगत नेता चले गए और जो नेता आपने पीछे बिठा दिए, जिनको मार्गदर्शन लिखवा दिया और कुछ को आपने रिटायरमेंट कर दी, छोड़ दिया, वो यही करते थे। एक दिवंगत नेता थे आपके, चले गए अभी अरुण जेटली जी, आप उनके कार्यकाल को याद करिए। विपक्ष का तरीका क्या होता है? विपक्ष का तरीका यही होता है, क्योंकि वो बखूबी आपने करा, क्योंकि आपने विपक्ष के अंदर समय बिताया। सत्ता के अंदर रह के सत्ता की हस्तक्षेप को विपक्ष अगर झेलना नहीं जानता तो सत्ता के अंदर विपक्ष मजबूत है, सत्ता पक्ष कमजोर है। विपक्ष का मतलब क्या है? वो आपको आपकी कुरीतियों को, आपकी कमियों को बताए और आप उसको क्या कह रहे हो कि अंदर के दुश्मन। कौन है अंदर के दुश्मन? आप किसको कहना चाहते हैं? आप हमें कहना चाहते हैं कि हम अंदर के दुश्मन हैं? इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था। मैं कई वही- ऐसे वही- वही- न्यूज़पेपर्स थे विदेशी, मैं वही तो जिन्होंने मैं- इंदिरा जी के बारे में भी बहुत अनाप शनाप लिखा था। नहीं, मैं वही लेकिन चीज आप इंदिरा जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? चलिए आप ही बताइए, मैं कैसा अभी- क्या मैं अच्छे बिल्कुल- प्रधानमंत्री हैं? देश को उन्होंने क्या नहीं दिया बताइए? इमरजेंसी जैसी चीजों का अगर हम हटा दें, उसके बाद इंदिरा गांधी का देश में इतना बड़ा योगदान है, कोई भूलते नहीं भूल पाएगा। मैं उसी बातों का जवाब देने जा रहा था। देखिए क्या हुआ कि क्या है कि किसी चीज के ऊपर गिलास को पकड़ के उसके ऊपर लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर पानी डालकर उसके अंदर क्या चीज बना रही है ये देश को बताना सबसे बड़ा मुश्किल है। तो देश के प्रधानमंत्री 9 साल के अंदर भाजपा को ये बताना है कि 9 साल में आपने 70 साल की कौन सी ऐसी चीज नहीं कर दी जिससे आपको देश वोट दे। ये नहीं कि आप ये कहो कि अंदर के दुश्मन नहीं, 2 बड़ी अखबार हैं जिन्होंने आप पे लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा राहुल करा। गांधी जैसे बड़े चेहरे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी न्यूज़पेपर्स का अगर हवाला देते हैं तो सवाल तो उठेंगे। मोहन मेरे को शर्मा तो- जी, मुझे थोड़ा- चंद्रमोहन जी, तब तो मुझे- सवाल उठेंगे। इस मुझे- पर फिर जवाबदेही तो बनती है पार्टी के प्रवक्ताओं की, नेताओं की। मैं देना चाह रहा हूँ ना जवाब, मुझे थोड़ा इंटरप्ट मत करिए। 2 विदेश की बड़ी अखबारों ने हस्तक्षेप करा। दी गार्जियन भारतीय अखबार नहीं है बाय द वे। मैं भारतीय नहीं है, मैं कहता हूँ 2 विदेशी अखबार बोला, मैंने भारतीय बोला ही कहाँ है? विदेशियों से दो बहुत लगा हुआ है दो सब। विदेशी अखबारों ने हस्तक्षेप करा। उन्होंने इस बात को कहा जिसको विपक्ष निरंतर लगातार कह रहा था और आपने उनकी बात को दबाया। और अभी मेरे मित्र बड़े मधुरभाषी में कह रहे हैं कि अंदर के दुश्मन। मतलब अगर विपक्ष सरकार की कुरीतियों को जागृत करता है, एक व्यक्ति, एक व्यापारी सरकार से बड़ा हो गया, विपक्ष से बड़ा हो गया, देश के 140 करोड़ जनमानस से बड़ा हो गया, यानी उसके ऊपर पूछे गए प्रश्न के लिए सरकार का कोई दांत नहीं बनता कि वो देश के अंदर चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुनी सरकार है, वो उसके लिए जेबीसी गठन करे, संसदीय कमेटी के अंदर चर्चा करे, सरकार बैठ के उस पर सदन पे बात करे, वो नहीं करना चाहती। हस्तक्षेप किस पे खड़े कर रहे हैं? समय थोड़ा कम है। एक बार और भी 2-3 और मेहमान है, जल्दी से उनके पास भी चलेंगे, आपके पास भी आते हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में। राहुल लाल जी के पास जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। एक और पत्रकार हमारे साथ एडिटर हैं इकोनॉमी इंडिया के मनोहर मनोज जी, उनके पास भी अब चलेंगे। राहुल लाल जी, भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, भारत जिस तरीके से आज आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से अब भारत में हम स्पेस की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम अपने डॉक्टर्स की बात करते हैं, हम अपने सोल्जर्स की बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रही हूँ। ऐसे में अब भारत अपनी तरक्की की बात करता है, यहाँ का यूथ भी अब अपनी तरक्की देखता है, अपने देश की तरक्की देखता है। आपको नहीं लगता कि अचानक से एक मीडिया हाउस विदेश का उठता है और कुछ भी छाप देता है और उसके घेरे में हम सब आ जाते हैं, खासकर विपक्ष जो दलील भी देता है तो तमाम विदेशी न्यूज़पेपर्स को लेकर के? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपका सवाल गंभीर है और अभी जो विनीत जी बोल रहे थे उनको बहुत बड़ा ध्यान से सुन रहा था। विनीत जी ने कहा कि भाई एक तरह से कहीं व्हाइट मैन सिंड्रोम की स्थिति है क्या? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को देखता हूं कि अगर विदेश का कोई भी अखबार अगर कुछ भारत के बड़ाई में या प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रशंसा में लिख दे कि मोदी जी की लोकप्रियता कैसी है, अभी एक अखबार ने लिखा कि भाई मोदी जी दुनिया में सबसे लोकप्रिय है, तो उसको लेकर देखिए भारत में खूब डंका पीटा गया। अरे भाई, भारत की जनता 2-2 बार से उन्हें वोट देकर प्रधानमंत्री बना रही है, क्या ये सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है कि विदेश की एक संस्था कहेगी? देखिए, चीज़ यहाँ पे गंभीर क्या मामला है? गंभीर मामला ये है कि चाहे वो गार्जियन हो या फाइनेंशियल टाइम्स हो, उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में भी उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब सेबी को जांच करने के लिए कहा तो सेबी ने पहले कहा कि भाई हमें जांच करने में 2 साल अपने लगेंगे। फोन प्लीज साइलेंट कर दीजिए, मजाक नहीं चल रहा, डिबेट है। कब आप लोग सिंसियर बनिए और अपने फोन को साइलेंट मोड पे कर दीजिए। हाँ,
मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि भाई कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसके बारे में पता करने में हमें 2 साल का समय चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इतना समय आपको क्यों अच्छा चाहिए? ठीक है, तो अब मेरे मैंने आप ही के हाँ। सवाल के ऊपर आ रहा हूं कि देखिए अडानी के यहाँ पे देखिए आर्थिक अगर एजेंसियों के लेके कम से कम भारत में 12 आर्थिक एजेंसियां हैं इस समय, और उनके कुछ ट्रांजेक्शंस पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो पैसे कहां से राउंड ट्रिप होके भारत में आ रहे हैं लगातार। वो सवाल अगर विपक्ष अच्छा यहाँ ठीक पे है, पूछ रहा है तो उसका जवाब दे दीजिए आप। बहुत टेक्निकल सवाल है। तीसरे नंबर के अमीर शख्स गौतम अडानी, जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जो कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी, उसके बाद 120 अरब डॉलर की संपत्ति सीधे घट करके रातों रात 39.9 अरब डॉलर पे आ जाती है। अब बताइए, ये इतना बड़ा जो फर्क नजर आता है रातों रात भारत की इकॉनमी, जो आपके देश के तीसरे नंबर के बड़े, पूरे विश्व के, माफ कीजिएगा, पूरे विश्व के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी आपके भारत का कोई शख्स है, अगर वहां उनकी छवि में, उनके अगर हमारे जो शेयर मार्केट है उसमें अगर कहीं पे भी डैमेज होता है, तो क्या हम आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के रिपोर्ट से देश की इकॉनमी भी फॉल करती है, वो भी डैमेज होती है? ये बिल्कुल करती है। मैं आपका यही तो मैं कह रहा हूं, ये साजिश कैसे नहीं लगती है आपको? इसमें साजिश की बू क्यों नहीं आती है आपको? हमारे साथ एडिटर मनोहर जी, हाँ बोलिए, आपको साजिश की बू नहीं आ रही ना सर, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी से पूछ रहा है कि भाई आप हमारे जो सामान्य लोग, जो निवेशक हैं, उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े, इसका क्या निदान है? एलआईसी को लेकर के कांग्रेस ने एलआईसी को लेकर के कांग्रेस ने खूब मिथ फैलाया है। नहीं, सुन लीजिए कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है यहाँ पे और लोगों के मन में, विपक्ष के मन में भी अगर सवाल उठ रहे हैं, तो उसके इंडिपेंडेंट जांच में परेशानी क्या है? विपक्ष का कोई नेता अगर इंडिपेंडेंट जांच से भी कर रही है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपने एलआईसी, आपने बहुत ही अलग अलग जो इंडिपेंडेंट एंटिटीज है उनकी बात की। मैंने कहा एलआईसी, जैसे ही ये खबर हिंडनबर्ग की आती है, उसके बाद देखिए विपक्ष जो है, पूरा का पूरा विपक्ष, में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूंगी, एलआईसी के बारे में क्या कहा गया कि आपके एलआईसी, आपने सदियों से जो एलआईसी में आपने पैसा जमा किया है, वो पूरी की पूरी एलआईसी डूब जाएगी। क्या एलआईसी डूब गई है आज के डेट में? आपके एलआईसी में आपका क्या अकाउंट नहीं है एलआईसी में? लेकिन देखिए प्रीति जी, आईडीबीआई नहीं, ये बस एग्जैक्टली आप आ गए, अब आपने एग्जैक्टली अभी एक्सेप्ट किया कि एलआईसी डूबी नहीं है, तो जब ये डूबी, भ्रम की स्थिति, एग्जैक्टली यही आर्टिकल कह रहा है, यही आर्टिकल कह रहा है कि ये भ्रम फैलाने की जो स्थिति है, बदनाम करने की जो स्थिति है, ये विदेशी मीडिया कर रहा है। संजीव कुमार जी, संजीव श्रीवास्तव जी, माफ कीजिएगा, जो मैं कह रही हूं और जो कहा जा रहा है, ये जो स्मृति ईरानी जी ने जो एक जो एडिटोरियल है, जो उसे जो उन्होंने ट्वीट किया है, जिस पर कहा जा रहा है कि आज नहीं, ये सदियों से होता है, भारत आजाद हुआ उसके बाद से लगातार विदेशी ताकतें चाहती ही नहीं थी कि भारत आगे बढ़े। जी देखिए प्रीति जी, विनीत जी ने शुरुआत में ही अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें क्लियर तरीके से रख दी हैं कि जो विदेशों से भारत के विरुद्ध और विशेष रूप से वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ी साजिश रची जा रही है, और उस साजिश में अपने हमारे देश के कई ऐसे तत्व हो सकते हैं जो इसमें शामिल हैं, और कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो गुमराह होकर के इसमें शामिल हैं। और इस बात को हमें बहुत ही गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में एक लेफ्ट लिबरल कबाल है जो कि विश्व में लगातार इस बात की कोशिश करता है कि किस तरीके से अनेक राष्ट्रों को वो अपने मंतव्यों के अनुसार, अपने मंसूबों के अनुसार डिक्टेट करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, एक सवाल, समय थोड़ा कम है, हमारे साथ मनोज जी एडिटर हैं इकोनॉमी इंडिया के, जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं, आप ही के सवाल का जवाब लेंगे। एक देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था क्या रीढ़ की हड्डी? हम मानते हैं, हम पत्रकारिता में मानते हैं कि किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब भी, जैसा कि अभी संजीव श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी बाहर निकल कर आई है जिससे वाकई जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं या वो दुश्मन देश हैं, जो भारत को कभी भी वो चाहते हैं कि हमेशा भारत के हाथ में कटोरा हो और भारत हमेशा देने की पोजीशन में नहीं बल्कि लेने के पोजीशन में हो। तो ऐसे में आपको क्या नहीं लगता है कि ये तमाम जिस तरीके से जो हमारे, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या फिर मेदांता हो, जो बड़े बड़े हमारे देश के जो जिन्होंने इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, उनको टारगेट करना, भारत पर टारगेट करना है, उनको टारगेट करना, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है? नहीं, मुझे लगता है कि ये भारत सरकार अपनी इकोनॉमिक नेशनलिज्म को
एक क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ टैग करना चाहती है। मुझे अनुचित लगता है कोई भारत के बड़े बिजनेस हाउस पर अगर कोई रिपोर्ट आती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार को घबराना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की कोई वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो रिपोर्ट आई है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी इम्पार्शियलिटी कैसी है, उसकी न्यूट्रलिटी कैसी है, और भारत की एजेंसियां या सुप्रीम कोर्ट जो जांच कर रही हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए पहले ज्यादा टाइम मांगा गया, इतना टाइम लगाने वाली बात नहीं थी। तो कम से कम समय में इस चीज का निदान हो जाए। और जहां तक अदानी और अंबानी के मैटर को भारत सरकार की इकोनॉमी को शैटर करने से जोड़ा जा रहा है, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म को ये इमोशनलाइज करना है। मैं याद आता है 2013 और 12 में जब यूपीए की सरकार थी और देश में काले धन के खिलाफ और लोकपाल को लेकर जो लगातार आंदोलन चल रहा था, तो सरकार की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि विदेशी ताकतें हैं और अमेरिका की कई सारी एजेंसियां हैं जो ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं, उसके बाद तुरंत आपसे जवाब लेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वीकेंड के प्राइम टाइम डिबेट शो में। वापस चलेंगे, हमारे साथ मनोहर जी हैं, एडिटर हैं इकोनॉमी इंडिया के। एक बार जल्दी से उनके पास चलेंगे। मनोहर जी अपना जवाब पूरा कीजिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल भी है मेरा आपसे। आपने कहा कि देखिए, इस तरह की रिपोर्ट जब भी आती है विदेशों से, भारतीय जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ, तो भारत को इससे घबराना नहीं चाहिए। आपने कहा वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले रिपोर्ट की क्वालिटी को आप मेजर कीजिए, रिपोर्ट की क्वालिटी को आप देखिए कि उसमें कहा क्या जा रहा है। और आपने कहा कि ये जो हिंडनबर्ग की आई थी, इसमें ज़्यादा भरोसा किया भी नहीं जा सकता था। अब आपको जब खुद कह रहे हैं तो इसको लेकर के विपक्ष फिर राजनीति क्यों कर रहा था? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहा था? क्यों राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं? मनोहर जी, आवाज मोदी सरकार को अपना इंप्रेशन ऐसा देना चाहिए। हेलो, हाँ हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, जवाब दीजिए। इंप्रेशन ऐसा देना चाहिए कि अदानी और अंबानी उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं है और सरकार से इन कॉरपोरेट हाउस का कोई नेक्सस नहीं है। कुल मिलाकर के बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी सरकार अंबानी और अदानी पर किसी भी तरीके की रिपोर्ट आती है, उसको वो ऐसे लेते हैं जैसे कि उनकी पार्टी पर और उनकी सरकार के लिए कोई खतरे की घड़ी आ गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये मौका मिलता है कि सरकार के क्रोनी है, पाले हुए क्रोनी है, और उसको वो एक तरह से कहीं ना कहीं दुखती रग मानते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और अंबानी और अदानी के लिए अगर वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो उसके कई सारे मंच हैं। जो उनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इन्वेस्टमेंट है, उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ज्यादा मतलब रखती है। जहां तक भारत के घरेलू क्षेत्र में उनके निवेश, लेकिन उसमें तो टाइम लगता है ना मनोहर जी। ठीक है, एक पत्रकार होने के नाते आप खुद ही समझाइए कि लेकिन उसमें तो टाइम लगता है। आप बता रहे हैं ये प्रोसीजर है, जब रिपोर्ट आती है उसके बाद ये सिस्टमैटिक वे में एक एक चीज आगे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप बता दी, आप मानिए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे रिपोर्ट है। मुझे सवाल पूरा करना दीजिए। रिपोर्ट के बाद जो संपत्ति गौतम अडानी की 120 अरब डॉलर की थी, इकोनॉमी उनकी इतनी की थी, अब वो संपत्ति जो एसेट है उनका वो घटकर 39.9 अरब डॉलर तक आ जाता है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अब वो भरपाई करने में तो वो कमर टूट जाएगी किसी की। पर शेयर मार्केट देखे किसी भी बड़े धनाढ्य व्यक्ति को शेयर मार्केट कभी अर्श पर फैलाता है तो कभी फर्श पर भी फैलाता है। यही ओएनजीसी कभी भारत की सबसे बड़ी स्टॉक कैपिटल मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन फिर से वो ओहदे में भी गिरी है। तो हमें इसको लेकर के नहीं घबराना चाहिए। मैं भारत की इकोनॉमी का अदानी की इकोनॉमी को सिनोनिमस नहीं मानता, और मैं अदानी का कोई पीआरओ भी नहीं हूं कि मैं उनके लिए घबराने जाऊं। कुल मिलाकर के अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यदि गलत है, फैक्ट से परे है, तब मैं भी आलोचना करूंगा। लेकिन यदि रिपोर्ट आई है तो लेट इट सी। और विपक्ष तो हर दांव के चक्कर में रहेगा ही। जिस तरीके से लोकपाल और काले धन के आंदोलन का भारत के विपक्ष ने, तत्कालीन विपक्ष ने फायदा उठाया, तो उसी तरीके से आज अगर मौजूदा सरकार में
अगर कोई नेक्सस है तो विपक्ष को उसका फायदा उठाने का मौका ठीक है, मिलेगा। विनीत गोयनका और जी, जहाँ विनीत तक गोयनका राजनीतिक जी। साजिश अब की इस बात तरह के है, बड़े बड़े मुझे उद्योगपतियों लगता पर है अगर कि कोई देश आर्टिकल आता है तो पूरा का पूरा जो कुनबा है बीजेपी के लोग क्यों घबरा जाते हैं? वो कहते हैं घबराने की क्या बात है। आप ये जो दोनों बड़े बड़े हमारे देश के जो उद्योगपति हैं उन पर हमला होता है, वो उसका जवाब देंगे। अब इसके बिहाफ में पूरा जो सत्ता दल है वो घबरा जाए तो ऐसे में तो मौका मिल जाएगा विपक्ष को, वो आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। प्रीति जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई वाक्य बोले जिनका सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात है कि हिंदी में कहावत है, घर के जोगी जोगना और पराये पीर। यानी अगर अपने परिवार में से कोई जोगी बनता है तो लोग उसे भिखारी, काम करने की इच्छा नहीं है, ये तो ऐसी तरह से मुंह फेर लेता है, ये कहता है। और कोई भी बंदा अगर बाहर से आए तो उसको पीर बुलाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे घर का कोई उद्योगपति अच्छी तरीके से काम करे, बड़ा उद्योग खड़ा करे, लोगों को नौकरी दे, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, तो हम उसको नाम रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वही विदेशी कोई कंपनी आए और वो काम करे तो हम उसको खुले हाथ से लेते हैं। एक सिंड्रोम है, इसको व्हाइट मैन सिंड्रोम कर लीजिए या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स कह दीजिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर राहुल जी को इतना ही अडानी जी के बारे में कहना था तो अडानी जी के कई सारे प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, राजस्थान में, रोक दे उनको, उनके ऊपर इंक्वायरी करे। अच्छा, और अगर उनको इतना ही तकलीफ था तो उनके जो साथी है गहलोत जी, शरद पवार जी, ममता जी, जो उनके साथ में फोटो निकालते हैं, हाथ मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं, उनको कहे कि भाई आपको INDA में रहना है तो इनके साथ में ना रहे, तब तो फोटो निकालने में बड़ी खुशी होती है। तीसरी बात है, आपने कहा था कि इंदिरा जी का अच्छा कार्यकाल रहा था और केवल एक उसमें इमरजेंसी एक ब्लैक स्पॉट था, तो मैं शायद आपको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। आपको एक चीज बताऊं कि हिंदुस्तान में एयरफोर्स से अपने ही सिटीजन पे एक ही बार ही वार हुआ था, केवल एक ही बार हमला हुआ था। वो हुआ था 5 मार्च 1966 को। इंदिरा जी ने हिंदुस्तान के जनता के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया हुआ था, वो आइजॉल में किया था। तो उनकी जो मानसिकता थी उस तरह से थे, लोगों को देखने का नजरिया अलग था, तो उसको हम कोई अच्छा नहीं मानेंगे। ये वो पार्टी है और ये वही राहुल गांधी जी है जो आर्मी के ऊपर भी डाउट करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, वो तो पार्टी ने, उसके ऊपर तो कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई थी, तब उन्होंने क्यों कहा कि आर्मी जो है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया नहीं। मैं बीच में नहीं बोलता राहुल भाई, आपको पता मैं बीच में नहीं बोलता। एक मिनट, सम्मानजनक करेंगे तो मैं रुक जाऊं। राहुल जी, अगर आपको हिम्मत नहीं सुनने की तो मैं रुक जाऊंगा। आप ये उनको रोकिए। अच्छा, पहले वो जवाब दे दें, बोला ना, तो हेमंता बिस्वा जी उसके का बाद बयान भी मैंने जोड़ दिया फैक्ट्स पे उसी बीच काउंटर में। कीजिएगा, पहले वो फैक्ट्स रख दें। एक मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए। और वैसे आप पढ़े फैक्ट्स लिखे नहीं है, एक मिनट। बोलिए, आप बोलिए। सर, मैं आपको भी जानकारी है व्यक्तिगत तौर पे कि मैं कभी जिंदगी में बिना कागज के बोलता नहीं हूं। अगर इसमें से एक भी चीज गलत होगी तो आपका जूता मेरा सिर, आप मेरे पर केस भी कर सकते हैं, और अगर ये सच होगा तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। मैं आपको अभी का भी डेटा दे सकता हूँ, तो माफी मांगने दें। आप बोलिए। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन नहीं किया अब बोले दीजिए, बोले आप कितना भी मुझे डाइवर्ट, मैं दूंगी राहुल जी, मैं रोज आप जैसे लोगों को राहुल मेट्रो में देखता हूँ, मैं राहुल कहीं जी, डाइवर्ट नहीं होगा। तो मणिपुर अभी भी चल रहा है। अच्छा राहुल जी, मैं आपको समय दूंगी। राहुल जी, मैं आप जैसे लोगों को रोज मेट्रो में मिलता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है ये। लेकिन वो लोग हैं राहुल जी जो लोग आर्मी को भी सवाल पूछते हैं, तब कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। आर्मी वाले मामले पर हेमंता बिस्वा जी के सवाल का जवाब नहीं दे प्रीति रहे जी, ना। हेमंता बिस्वा कह रहे हैं कि आर्मी को कौन पूछ रहा है, उनका देखिए, उनके इस बयान पे आप जवाब दे दीजिए। मेरी हेमंता परवरिश ऐसी बिस्वा है के राहुल जी बयान के पे बीच आप- में नहीं अच्छा बोलते। ठीक है, राहुल जी प्लीज की एक परवरिश मिनट, बीच में नहीं बोलनी कांग्रेस से चाहिए। सवाल काउंटर, पूछते हैं, 4 अभी सवाल मैं आप तुरंत अपने पक्ष में तुरंत आते हैं। काउंटर का जवाब, मैं तुरंत काउंटर पे राहुल जी, आपके मैं पास आपको से हाथ आऊंगी। मैं जोड़ 2 के मिनट दे विनती देते, करता 2 हूं, मिनट, मेरी 2 मिनट परवरिश नहीं प्लीज, ऐसी। 2 मिनट दे देते। परवरिश पे छोड़ दीजिए ना। चलिए, 2 मिनट। परवरिश किसकी कैसी है वो कहानी आप अपने अपने अंदाज में देख लीजिए। चलिए, 2 सवालों का मिनट, जवाब विनीत जो आप गोयनका उठा जी। रहे हैं, आप इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, 1971 के मामले का उदाहरण देने की आपकी राहुल हिम्मत नहीं हो जी, पा रही। बस आप 2 इसी मिनट। बात- इसी प्रकार अच्छा आप- अच्छा आपकी अच्छा बोलने की बड़ी अच्छा खुशी प्रवक्ता, है। एक सेकंड राहुल इसका जी। उत्तर देने का हिम्मत अच्छा नहीं ठीक हो है पा राहुल जी, राहुल जी, विषयांतर मत होइए, राहुल बिंदुओं के उत्तर जी। सवाल का जवाब अच्छा दीजिए। ठीक है राहुल जी, आप जरा शांत हो जाइए। नहीं, वो- एक मिनट, वो जिस एक प्रकार के मिनट, भाषा का प्रयोग एक कर रहे हैं, मिनट, फिर तो उनको एक सवाल मिनट। विनीत जी प्लीज पूछना परवरिश पे मत जाइए और अपने जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, परवरिश पे मत ये जाइए। क्या 1 है? मिनट देते हैं प्रीति बोलने जी, के लिए, 1 मुझे मिनट सिर्फ बोलने 2 दीजिए। वाक्य बोलने, फिर उनकी बौखलाहट मुझे समझ में आती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बौखलाहट में बड़बड़ाते हैं। भोपाल गैस के आरोपियों के साथ देने वाले लोग और बोफोर्स में जो लोग इन्वॉल्व है, ये ऐसी पार्टी है तो 9 देश साल के से आप सत्ता में हैं डिफेंस ना? से खेलने वाले लोग हैं 9 साल और से लोगों आप के ऊपर सत्ता में प्रश्न हैं। उठाते हैं। अभी इनकी अगर वहाँ क्रेडिबिलिटी पे है कोई क्या इनकी आदमी कोई? इस तरह के गतिविधियों में मुझे दे शामिल है तो दीजिए फिर आपने उनके ऊपर क्या अच्छा, कार्रवाई मुझे दे दीजिए, की? मेरी सवाल तो पार्टी फिर पे- आपसे भी होगा ना राहुल ये जी, एक सवाल। मिनट, राहुल जी आपने नहीं, बोल 9 दिया साल से सत्ता में नहीं है ये। राहुल जी बुखलाहट राहुल मुझे जी, पता नहीं है, राहुल जी, लेकिन मुझे नहीं, बड़ा अच्छा बौखलाए लगता है हुए जब नहीं राहुल जी हैं। को आप बौखलाहट तथ्यों पे नहीं आ रहे हैं कि आखिर चलिए, अरे चंद्रमोहन चोर के शर्मा दाढ़ी में कांग्रेस तिनका। पार्टी के नेता जवाब मुझे देना बड़ा चाहते अच्छा हैं। लगता है राहुल जी। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। मेरे मित्र ने बहुत सारी बातें कह दी और ये भी बोला कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। आप भाजपा में इसलिए आपकी परवरिश ऐसी नहीं है क्या? देश की और नागरिक किसी और पार्टी में उनकी परवरिश खराब है? कैसे लोग हैं मैंने तो आप? प्रश्न नहीं पूछा सुन ले, आप बोले थे ना, सुन रहा था मैं। राहुल जी नहीं हूँ,
मैं चंद्रमोहन शर्मा हूँ, कैसे लोग हैं आप? मतलब आपके ऊपर अगर भाजपा का लेवल लगा तो आपकी परवरिश ठीक है, दूसरों की परवरिश ठीक नहीं है। कौन होते हैं आप इस बात को कहने के लिए? पहले तो इसको सुधार दीजिए आप। और दूसरा, जो आपने मेरे नेता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करा, तो आपने को करेक्ट करिए उस चीज के लिए जिसके लिए आपके नेताओं ने दोबारा बोला था। उसका जवाब पीसीसी के अंदर हमारे नेताओं ने दिया था, जिसका काउंटर आप नहीं कर पाए 1971 वाली बात का, जिसको राहुल जी कह रहे हैं। अब मुद्दे पे आइए। हर बार आपको ये क्यों कहना पड़ता है कि विपक्ष गलत है? और ये पार्टी किसने साबित करी है? मैंने पहले प्रश्न आपसे करा था, पर पार्टी के अंदर आप थे विपक्ष के अंदर, और आपने इन सब रिपोर्टों का हवाला बार बार दिया। देश की जनता ने आप पे विश्वास करा, 2014 में करा, 19 में करा, 24 मुहाने पे आ गया है, और अभी तक आपको इंदिरा जी, राहुल जी और राजीव जी नहीं भूले हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप पे प्रश्न हुआ है, देश नरेंद्र मोदी नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान बड़ा है, इंडिया बड़ा है, मेरा भारत बड़ा है, नरेंद्र मोदी बड़े नहीं है। पहले तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। और देश का एक व्यापारी देश से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर कांग्रेस की सरकारें अडानी, एक मिनट, मेरा लास्ट वक्तव्य है, अगर कांग्रेस की सरकारें अडानी की सरकारों के साथ अगर उस तरह की योजना कर रही हैं और उसके बाद भी प्रश्न खड़ा कर रही हैं, तो प्रश्न आप पे खड़ा होता है। क्योंकि अडानी पे अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक एक सेकंड से रुक जाइए। चंद्रमोहन जी, नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। क्यों नहीं बताती? चंद्रमोहन जी आप गलत कोट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी आप गलत कोट कर रहे हैं। एक सेकंड, गलत कोट कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। एक सेकंड, प्रीति जी एक लाइन। क्या इंदिरा जी ने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अपने ही नागरिकों किस चीज को में चला किया था? चलिए बताइए, किस में करा था? मैं आपको बता दो, तारीख बता दो। 5 मार्च बताइए, 1966, 5 मार्च 1966 आइजोल में किया था। ऐसी पार्टी है जो अपने नागरिकों के ऊपर एयरफोर्स से इस्तेमाल करती है। ऐसी पार्टी है जो के लोगों को मरवाता है। ये वो लोग जो बोफोर्स में इन्वॉल्व है, ये वो लोग जो भोपाल कांड के आरोपों को आपने नथुराम गोडसे को हीरो बना दिया है, आपने गोलबर को हीरो बना दिया है, जिसने देश के राष्ट्रपिता पे गोली चलाई थी। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार, संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार। हम यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर उद्योगपति, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या फिर कोई भी हो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत वर्सेस बाहर से विदेशी ताकतें जो देश के लिए साजिश रचती हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग पर्टिकुलर किसी एक आदमी और किसी एक रिपोर्ट पे स्टिक मत हो जाइए। ऐसे कई सारी रिपोर्टें जिनकी दलीलें दी जा रही है। G20 होने वाला है, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट भी थी, G20 भी होने वाला है। संजीव श्रीवास्तव जी, कहा जा रहा है कि G20 की मेजबानी जो है, एक पर्ची लेकर G20 की जो मेजबानी है वो भारत। कहां सच है उसका? अच्छा, मैं सवाल पूछ क्यों नहीं बताएंगे देश को सच? एक सेकंड रुक जाइए। G20 के बारे में भी आप कुछ नहीं बोलते हैं। रुक जाइए विनीत जी। G20 की जो, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड से, G20 की मेजबानी भी भारत को दी गई है। इस वजह से भी कई ऐसे देश हैं जिनको ये रास नहीं आ रहा है कि भारत क्यों मेजबानी कर रहा है G20 की। इसके खिलाफ भी साजिश है। देखिए प्रीति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो आज का जो डिबेट का जो मूल विषय है, उससे कहीं भटक रहे हैं। और हम इस विदेशी साजिशों के बारे में, जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ी साजिश पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये रची जा रही है। चाहे वो बीबीसी की रिपोर्ट आपने देखा किस तरीके से 20 वर्ष पुराने एक ऐसे मुद्दे पर, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, उसको फिर से जो है गड़े मुद्दे को उखाड़ने की कोशिश की गई और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई। और साथ ही साथ जो हिंडनबर्ग की जो ये रिपोर्ट आई है, कई जो विदेशी अखबार समाचार पत्रों में भारत के विकास से, भारत के लोकतंत्र पर जिस तरीके के सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। हमने अभी हाल में देखा कि किस तरीके से भारत का जो इतना बड़ा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो इनिशिएटिव है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इनिशिएटिव है, उसके ऊपर वाशिंगटन पोस्ट में एक बहुत ही ऐसा आर्टिकल लिखा गया कि जिसमें भारत की तुलना अफ्रीकी देशों से की गई। और अनेक इसी तरीके की जो भ्रामक बातें, भारत विरोधी बातें कई समाचार पत्रों में लिखी जाती हैं, कई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीबीसी जैसा मैंने चर्चा की कि उसमें उठाई जाती हैं। उसका लक्ष्य सिर्फ ये होता है कि वो पूरे भारत की छवि को धूमिल करने की और बदनाम करने की कोशिश होती है। विदेशों की धरती से हमने ये भी देखा है प्रीति जी कि हाल के समय में अनेक भारत विरोधी गतिविधियां कंडक्ट की जा रही है, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। उसमें अनेक एंटी इंडिया एलिमेंट्स भारत के विरुद्ध, भारत की छवि को धूमिल करने की, भारत के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जो पूरी जो साजिश रची जा रही है, उसमें वहां के जो कई ऐसे बड़े जॉर्ज सोरोस जैसे जो उद्योगपति हैं, जो एलीट हैं, ग्लोबल एलीट हैं, उनका बड़ा पैसा इसमें लगता है। और भारत के लोकतंत्र को, भारत की जो पूरी
बढ़ती हुई इमर्ज होती हुई जो छवि है उसको नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है हमारे कि हम देश इस के साजिश को अपने प्रधानमंत्री देश के यूक्रेन अंदर रशिया का समझ नहीं युद्ध पाते, रुकवा देते हैं, उसको साजिश लेकर के नहीं रुकवा गुमराह हो सकते। राहुल जाते लाल जी, हैं। वैसे और पत्रकार, इसके लेकिन बहुत इस संयम साजिश से और को बिल्कुल डील आवाज करने मत के ऊंची लिए कीजिएगा। हमें अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। मैं यहाँ ठीक पर है। एक लाइन वार्निंग खाली की, एक बोलना चेतावनी के चाहूंगा। तौर पे भी अपनी बस बात संजीव रखना जी को चाहूंगा कंप्लीट तो करने कि दीजिए। जब 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो हमें इस बात को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है कि ये जो विदेशी शक्तियां हैं, ये जो विदेशी भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत के विरुद्ध कई ऐसी साजिशें रच सकती हैं जिससे कि भारत की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। ये बहुत इसको महत्वपूर्ण लेकर बात के है। हमें ठीक है। हमारे हाँ, पूरे ठीक है। तंत्र को ठीक है। एक सावधान ठीक है। रहने की आवश्यकता चंद्रमोहन है। जी को हाँ। दीजिएगा मौका। एक हाँ। लाइन मैं आपकी बात को अगर जोड़ता हूं, ये जो विदेशी ताकत है उनके साथ में जो ये भारत के अंदर रहने वाले दुश्मन है, जो एनिमीज विद इन है, ये बहुत बड़ा हाथ है। यानी केवल बाहर के लोग नहीं है, ये अंदर जो बैठे हुए आपके दुश्मन है, ये जो एनिमीज विद इन है, उनके साथ लेके काम करते हैं। तो हमको उनसे कम खतरा है, ये एनिमीज विद इन से ज्यादा खतरा है। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज। आप लोग सवालों से 30 सेकंड का सवालों से आप लोग इधर मत इधर उधर भटकाइए, मुझे भी मत भटकाइए और आप लोग भी मत भटकाइए तू प्लीज। इधर उधर की राहुल- बात ना कर, ये काफिला क्यों लुटा ये बता। अच्छा ठीक है, बोफोर्स हो का गया। ना, लगता है कि बोफोर्स का अडानी के भोपाल कारण का, पूरी भोपाल सरकार का, बचाने हो को गया, जाते आप हैं। जवाब जी का तो वो मणिपुर की मां ने बोला बताया लेकिन क्यों? अडानी हो के गए। राहुल जी जैसे खड़ा कर आप रहे लोग हैं, ओवरलैप पूरी करेंगे सरकार तो बचाने मैं शुरू सवाल कर देती पूछ है। नहीं पूछूंगी। ये साजिश क्या है ये बता अगर दीजिए आप। चंद्रमोहन जी या फिर विनीत जी आप लोग ओवरलैप करेंगे, मैं सवाल नहीं पूछूंगी। आप लोग एक एक करके जवाब देंगे, तभी बहुत ही एक फ्रूटफुल डिबेट बाहर जाएगी और लोगों को समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा, एक जवाब सेकंड रुक देता हूं। जाइए इन्होंने कहा राहुल कि लाल जी, यहाँ वहाँ की बात संजीव कर- श्रीवास्तव, एक एक सेकंड सेकंड, विनीत एक जी, सेकंड, मैं रिक्वेस्ट संजीव कर रहा हूं। श्रीवास्तव एक सेकंड रुक जाइए ना। संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि 2024 का आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उससे पहले G20 की मेजबानी भी है। ऐसे में हम समझते क्यों नहीं है कि ये जो मेजबानी भारत को करने का मौका मिला है, कई ऐसे देश हैं जो इस लाइन में थे, इस कतार में थे और वो कतार में खड़े रह गए। उन्हें भी यह खटक रहा है कि आखिर भारत इतनी जल्दी भाई G20 की मेजबानी क्यों कर रहा है। देखिए, इसे हम क्यों ना कहें कि विदेशी ताकतें मैं उस- भारत के खिलाफ साजिश रचती मैं यही हैं। तो अभी कह- कनाडा का हवाला दिया संजीव नहीं, जी मैं- ने कि देखिए- वहां पर आप देखिए एंटी इंडिया मुहिम चलाया जा रहा है। ब्लैक फ्लैग को लेकर के आपने देखा एम्बेसीज में कैसे भारत के झंडे को फेंक कर रौंदा गया, ब्लैक फ्लैग लगाया गया, झंडा लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में क्या कहेंगे आप इस पे? क्यों नहीं कहेंगे कि हम विदेशी ताकतें भारत के लिए ऐसा कर रही हैं? हम कैसे इसको डिनाई कर दें? राहुल जी, एक मैं सवाल सही- मेरा भी है, एनिमीज विद इन के बारे में भी अच्छा, बताएं। एक सुन सवाल तो बस। लीजिए। बोलिए, जवाब राहुल जी, दीजिए। एनिमीज विद इन के बारे में बताएं। विदेशी ताकतें तो सक्रिय रहेंगी, उससे कौन इनकार कर रहा है, लेकिन जब आप तो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं राहुल लाल जी? हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? प्रीति जी, आप सुनते नहीं है। देखिए, मैं कह राहुल रहा जी, हूं, ये बताइए थोड़ा ना, सा संक्षेप एनिमीज में विद इन आप- का क्या रोल है इसमें? अच्छा, एक सुन सेकंड लीजिए, इनको भी आप- दे दो। आप एक सुन मिनट, लीजिए, मैं इतने कह बड़े रहा हूं, सवालों का देखिए, जवाब क्या दे अभी टाइम इस दे समय दीजिए। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारतीय प्रशंसा में कोई रिपोर्ट छपती कि नहीं छपती है? तो क्या उसमें हम लोग ये मान लें कि भारत के पक्ष में जो रिपोर्ट छपे हैं उसके पर्दे के पीछे आरएसएस खड़ा है, भारत सरकार के लोग खड़े हैं, भारत सरकार को समर्थन करने वाले लोग खड़े हैं? देखिए, ये बिल्कुल किसी मामले को तुरंत से ब्लैक एंड व्हाइट में देखने जैसी स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मामला उठाया है अडानी का जो पूरा प्रकरण है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चलिए हम लोग गार्जियन पे विश्वास ना करें, फाइनेंशियल टाइम्स पे विश्वास नहीं करते विश्वास, चलिए मैं उस पर भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? सेबी के ऊपर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? सेबी ने अपने हलफनामा में कहा कि नहीं कहा कि कई सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो संदेह के दायरे में है, वो ऐसे जगह पे आए कि वहां पे पहुंच कर भी पूछताछ करने में परेशानी आ रही है। एक बहानेबाजी की स्थिति में सेबी दिखी। इस पूरे रिपोर्ट में जो डीआरआई का एक लेटर दिख रहा है 2014 का, और जिसमें सेबी से सवाल पूछते हुए नजर आई, डीआरआई दे रही है कि सेबी को आप जांच कीजिए उनके अडानी के ट्रांजेक्शन्स के मामले के ऊपर। 2017 में क्लीन चिट दी जाती है और फिर जो उस समय सेबी के चेयरमैन थे वो उनके कंपनी में डायरेक्टर बनाया जाता है, उनके न्यूज चैनल के कंपनी में डायरेक्टर बनाए जाते हैं। तो इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सवाल बिल्कुल असंगत नहीं है। आज इसको वो हम लोग जब सीधे अच्छा खारिज नहीं एक कर सेकंड सकते। सबसे पहले जब वो डायरेक्टर बनाए गए, आप जिस चैनल का नाम ले रहे हैं उस समय रिटायर हो गए थे सेबी से, पूर्व हाँ, सेबी के बिल्कुल डायरेक्टर लिखा रिटायर हो गए जाता थे। है। आपने अखबार में पढ़ा नहीं था सेबी शायद? राजनीतिक दल तो मनोहर नहीं है, उसका मनोज जवाब जी, नहीं होने के बाद तो पद मनोहर मिला। मनोज जी, और देखिए, मनोहर एक मनोज जी। सवाल जो प्रीति जी सबसे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, मैं मानता हूं कि जिसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, सवाल यह है कि वो रक्षा क्षेत्र में राहुल जी जो रक्षा कह क्षेत्र रहे में हैं। निवेश कर रहे हैं अडानी, राहुल- और वहां पे अगर चांग चुंग लिंग अगर गलत ढंग से कोई ताइवानी नागरिक अगर पैसे वो ट्रांजेक्शन कर रहा है गुजरात तो के उसके अंदर मामले एक महीना में रहकर- ये हमारा डिफेंस का मामला जुड़ा हुआ है। आखिर उसके जांच में सरकार आना का नहीं क्यों कर रही है? राहुल लाल जी जो सवाल पूछ रहे हैं और जो मैंने सवाल पूछा राहुल लाल जी से, जो संजीव श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि लगातार ये चीजें चल रही हैं भारत के बाहर, हमें समझना होगा, हम समझने को तैयार नहीं है क्योंकि मैं तो हमारे बिल्कुल समझने के लिए तैयार हूं। अंदर लेकिन राजनीति यहाँ पे इतना जो तथ्य ज्यादा है, है। वो जवाब तथ्य अब मनोहर जी को सच्चाई दे कैसे दिख रहे हैं? दीजिए, एक सेकंड मनोहर जी को भी दे देते हैं। बोलिए मनोहर जी।
देखिए थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज थोड़ी कम है आपकी। देखिए, राहुल ने थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज थोड़ी कम है आपकी मनोहर जी। राहुल ने एक पत्रकार के नाते जो बातें कही, राहुल ने जो एक पत्रकार के नाते जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अंत में वो राहुल की प्रशंसा कर गए, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल विपक्ष, देखिए विपक्ष अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए सवाल भी नहीं नहीं, रुक जाइए, अब वो कह तो रहे हैं कि राहुल गांधी का तारीफ भी कर रहे हैं। विपक्ष अगर अच्छा काम कर रहा है अब रुक जाइए। मुझे लगता है कि वो एक फॉल्स, देखिए जहां तक संजीव की बात है तो वो एक फॉल्स डर दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर विदेशी ताकतें अगर इस तरीके की फॉल्स रिपोर्ट बनाती है तो भारत इतना मजबूत है कि वो उससे परेशान नहीं होगा। G20 की जहां तक बैठक है, G20 की जहां तक बैठक है, मुझे लगता है कि चीन जरूर साजिशें कर रहा है, इस बात को हम अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन G20 का जो अध्यक्षता मिला है, चलिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि विदेश में साजिशें हो रही हैं। चलिए मनोहर जी आपके सवालों का जवाब संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों की जानकारी देना चाहते हैं। तो भारत को देखिए, बोलिए संजीव जी। हाँ प्रीति जी, देखिए मैं कोई फॉल्स डर नहीं दिखा रहा हूं, साथ ही साथ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार या पूरा भारतवर्ष इससे इस तरीके की साजिशों से डरने वाला नहीं है और इसका हम कड़ा जवाब दे रहे हैं। चाहे वो कनाडा में हमारे खिलाफ जो साजिश चल रही है, यूनाइटेड किंगडम में जो साजिशें हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो साजिशें हुई हैं, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। और उन सरकारों से लगातार अपील की जा रही है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के बात नहीं है, लेकिन साजिशों को लेकर के हमें सावधान रहने की जरूरत है। इस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और ये साजिशें आगे आने वाले समय में और बड़ी हो सकती है। अच्छा, आप लोगों ने इतने सवाल खड़े किए, अब जिन पर सवाल है उनको जवाब भी देने दीजिए। बोलिए विनीत जी। प्रीति जी, एक कहावत है कि कौन बोल रहा है। हाँ। अगर साफ सुथरी जो छवि वाला व्यक्ति अगर कहे तो सही भी है। जो खुद बेल पर है, गलत, एक केस में जो कन्विक्टेड है, जिनकी माताजी भी बेल पर है, जिनके जीजाजी भी बेल पर है, ऐसे व्यक्ति अगर जब कहते हैं आप क्या बोलते हैं? आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, फिर आप एक पर्सनल अटैक पे चले जाते हैं, फिर आप बोलते मुझे बौखलाहट बड़ी अच्छी लगी जब कांग्रेस और सदम कांग्रेस को दूर करने का दोनों के चेहरे पर जब ना बौखलाहट होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं फिर से सवाल को रखता हूँ कि राहुल गांधी जी थोड़ा काम करे, कंट्रीब्यूट करे तो शायद उनके कोई चांसेस भी बन सकते हैं कि कहीं ना कहीं से जीत जाए। लेकिन इस तरह से है ना, जब लेकिन विनीत जी विपक्ष सवाल खड़े करेगा, उनका काम है सवाल, उनका मेन काम यही है सवाल। वो करे और हमारी जीत को सुनिश्चित करे, वो करे और एक्सपोज करे। राहुल जी आपकी मंशा का भी आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, 2 मिनट। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई घुसा है ना कोई जाएगा। 1865 के जॉनसन लाइन हो, मोहन मैकलेन लाइन हो, अरुणाचल की एक्साइज चीन का भारत का हिस्सा था और उसके अंदर नक्शे के ऊपर आप क्यों नहीं बोले? मनोज जी इतने बड़े इंडिया इकोनॉमिक इंडिया के एडिटर है, वो कह रहे हैं G20 को लेकर चीन साजिश कर रहा है। के ऊपर नहीं हुई, कितनी मीटिंग अरे सर नहीं, आप तनाव के कारण G20 को लेकर साजिश कर रहा है चाइना, अभी कहा मनोज जी ने। अब इनको कैसे खंडित करेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध उड़ाने की बात करते हैं और अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं तो साजिशों को उजागर क्यों नहीं करते हैं? फिर उजागर करे, फिर राहुल गांधी पे ब्लेम क्यों लगाते हैं? मनोहर जी, राहुल गांधी देश के सामने सच रखते हैं, इसलिए भाजपा उनसे डरती है। जननायक देश के उस नेता के सामने देश का सच रखता है जिससे जननायक दूर भागता है। प्रीति जी जवाब दूं? मनोहर जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आती हूँ मैं आपको, जल्दी से मुझे मौका देना, चाइना का जवाब दूंगा। विपक्ष में अलग अलग दांव लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपने अपने दांव लेकर के चलते हैं और लोकतांत्रिक गरिमा और मर्यादा के लिमिट में विपक्ष के आरोप हो या सत्ता पक्ष का जवाब हो, वो कितना सटीक बैठता है, हम न्यूट्रल विश्लेषकों का काम है कि उसको हम सही तरीके से आकलन करें। लेकिन राहुल जी अच्छी पत्रकारिता करते करते वो राहुल गांधी का समर्थन करने लगते हैं। संजीव जी पर होने वाले रिपोर्ट को वो भारतीयों के खिलाफ साजिश बता देते हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। जहां तक चीन का सवाल है तो भारत को एक कंटेंडर मानता है और भारत के खिलाफ वो लगातार साजिशें कर रहा है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ साजिश कर रही हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ रोना इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो पार्टीज है वो उसके झांसे में आ जाती है। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा हमें। शुरुआत हम करते हैं संजीव श्रीवास्तव जी से। फाइनल कमेंट जल्दी जल्दी से, एकदम छोटा सा समय बहुत कम है।
ताकि प्रीति जी, तमाम लोग बोल पाए। प्रीति जी, ये जो साजिशें हैं बेहद गहरी हैं। यहाँ पर भारत में अभी इलेक्शन सीजन शुरू हुआ है, लेकिन एक साल पहले से ही हम देख रहे थे कि ये जो विदेशों से साजिशें लगातार रची जा रही थी। अनेक रिपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में अनेक तरीके की जो भ्रामक रिपोर्ट्स भारत के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अडानी अंबानी जैसे जो है भारत के जो बड़े उद्योगपतियों के विरुद्ध साजिशें हैं, वेदांता के विरुद्ध साजिशें पहले से रची जा रही थी। इनका लक्ष्य भारत की छवि को खराब करने का है, विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट करने का है। आगे आने वाले समय में चंद्रमोहन शर्मा जी और भी फाइनल बड़ी कमेंट। ठीक है सर, छोटा रखिएगा, समय बहुत कम है। झूठी साजिश को सत्ता पक्ष राहुल गांधी जी के उठाए प्रश्नों को साजिश बोलता है, उसका जीबीसी गठन करे, ठीक है। संसदीय कमेटी के सामने चर्चा करे अडानी की, और देश के सामने दूध का दूध और पानी करे। विनीत गोयनका जी एकदम छोटा रखिएगा। देश को और समाज को कभी दुर्जनों से खतरा नहीं होता है, उनको उन सज्जनों से खतरा होता है जो चुप रहते हैं। आज समय है कि सज्जनों को उठना पड़ेगा और जो देश के आंतरिक दुश्मन है, एनिमीज विदिन है, उनके खिलाफ खड़ा ठीक है राहुल, एकदम जल्दी से छोटा रखिएगा। मैं इसमें यही कहूंगा कि देखिए, जब से ये पूरा मामला उठा है, केंद्र सरकार को चाहिए कि इसका स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करा के इसका फाइनल रिजल्ट दे ठीक दीजिए। है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी छवि खराब हो रही है वो भी सही हो जाएगी और आपके जांच एजेंसियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी ठीक बढ़ है। जाएगा। मनोहर जी फाइनल करें। देखिए, पहले कश्मीर को लेकर, अब खालिस्तान को लेकर कई विदेशी ताकतों ने साजिश की, उसके प्रूफ मिले और भारत सरकार ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। जहां तक पार्टीजन जो आपस में जो मामला बनता है, तो हर पार्टी और विपक्ष स्कोर करना चाहती है, उसे लेकर के हमें ज़्यादा उसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। जहां तक देश की सॉवरेनिटी पर अगर कोई खतरा आता है तो सारे लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। और साथ ही आपने देखा कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले G20 की भी मेजबानी भारत कर रहा है। ऐसे में जो विदेशी ताकतें हैं, विदेशी मीडिया हैं, विदेशी वो लोग जो भारत का भला नहीं चाहते, वो लोग जो भारत को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, ऐसे तमाम लोग, तमाम ताकत जो भारत के खिलाफ दिन रात साजिश रच रही हैं, उनका हिस्सा क्या भारत की कई राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं? क्या भारत की कई भारत के जो बड़े एंटिटीज हैं वो बन रहे हैं? इस पर बहुत गहरा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हमने कुछ जवाब लेने की कोशिश की तमाम हमारे पैनलिस्टों से, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। इसका जवाब आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जो भी पक्ष और विपक्ष में जो लोग कह रहे थे, उनका एक एक हिस्सा आप तक बताना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में सवाल यही है कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर देश के खिलाफ वाकई विदेशों से लगातार साजिशें रची जा रही हैं, ताकि एक बार फिर से वो स्लोगन दे सके कि प्रधानमंत्री देश में वापस रिपीट ना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।